नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने डाई इनो की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। आज जो है हम बात करते हैं इनोन की यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें डबल बंध और कार्बोनिल समूह दोनों होते हैं, उनकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो है हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनको हम इनोन कहते हैं। इन यौगिकों में दो प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं। एक होता है π2 π* संक्रमण, जैसा कि हम देख रहे हैं पहले प्रकार में कि कार्बोनिल जो समूह है इसमें द्विबंध जो है उसमें पाई से विपरीत बंधी पाई में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। और दूसरे प्रकार का जो संक्रमण है वो है N2 π* ट्रांजिशन। जो प्रथम प्रकार का जो संक्रमण है वो तीक्ष्ण होता है और कम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के द्वारा जो है संपन्न हो जाता है, जिसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो विपरीत बंधी π* कक्षक में विस्थापित हो जाता है। दूसरा जो संक्रमण है वो है आपका N2 π* संक्रमण, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु का अबंधी इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी π* कक्षक में विस्थापित हो जाता है। यह उच्च तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के द्वारा संपन्न होता है। अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक है, इन यौगिकों में द्विबंध और कार्बोनिल समूह दोनों ही संयुग्मित अवस्था में होते हैं। अतः अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल यौगिक है इनका यूवी स्पेक्ट्रम CO समूह और एल्कीन समूह का योग होता है। जो CO समूह और C डबल बंध C जो समूह है वो संयुग्मन अवस्था में होने के कारण π2 π* और N2 π* दोनों प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं। यदि हम जो है इसके ऊर्जा आरेख को देखें तो हमें ये प्राप्त होता है कि इसमें जो असंतृप्त जो कार्बोनिल यौगिक है, अल्फा बीटा असंतृप्त जो इनोन है, उनके अंदर जो है एक डबल बंध होता है एल्कीन का, एक कार्बोनिल समूह होता है और दो पाई बंध जो है संयुग्मन में है। इसमें जो π2 होमो का जो ऊर्जा स्तर है वो दोनों समूह यानी कि द्विबंध और कार्बोनिल समूह के विपरीत बंधी कक्षकों की जो ऊर्जा स्तरों की तुलना में अधिक होता है, जबकि π3* जो LUMO ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है दोनों समूहों के π* ऊर्जा स्तरों की तुलना में कम होती है। इसलिए π2 π3* में संक्रमण के लिए जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। अतः यह संक्रमण उच्च तरंग दैर्घ्य की तरंगों के द्वारा संपन्न होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त जो कार्बोनिल यौगिक है इनके लिए अब हम बात करते हैं वुडवर्ड-फिशर नियम के बारे में। वुडवर्ड-फिशर के द्वारा इनोन्स के अधिकतम अवशोषण तरंग दैर्घ्य जो λmax है उसका मान ज्ञात करने के लिए कुछ नियम दिए, जिन्हें बाद में स्कॉट जो है उसने परिवर्तित किया। और ये जो नियम है इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। वुडवर्ड और फिशर ने बताया कि अल्फा बीटा असंतृप्त जो कार्बोनिल कीटोन है उनके लिए जो मूल मान है वो 215 nm होता है, और यदि द्विबंध और कार्बोनिल समूह जो है 5 सदस्यीय वलय के द्वारा जुड़े हों तो मूल वलय का जो मान है इसके लिए λmax का वो 202 nm होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त जो एल्डिहाइड है उनके लिए मूल मान 207 nm होता है। ये तो जो है मूल संरचनाओं के लिए मान है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के द्वारा जो है लैम्ब्डा मान में वृद्धि होती है, और किसके द्वारा कितनी वृद्धि होती है इसकी हम बात करते हैं। प्रत्येक बाह्य चक्रीय जो द्विबंध होता है एक्सोसाइक्लिक द्विबंध के यदि है तो प्रत्येक के लिए +5 की वृद्धि करते हैं। प्रत्येक 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय वलय के अंतःचक्रीय द्विबंध युक्त यदि यौगिक है
तो उसके लिए +5 Nm वृद्धि करते हैं, लेकिन साइक्लोपेंट 2 इनोन के लिए इसमें वृद्धि नहीं करते हैं। प्रत्येक एल्किल समूह और वलय अवशेष जो है उसका मान अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग वृद्धि होती है। यदि कोई एल्किल समूह या वलय अवशेष अल्फा स्थिति पर है तो +10 की वृद्धि करते हैं, बीटा स्थिति पर है तो उसमें जो है +12 की वृद्धि करते हैं, गामा, डेल्टा या अन्य किसी उच्च स्थिति पर एल्किल समूह या कोई वलय अवशेष है तो उसके लिए जो है +18 Nm की वृद्धि करते हैं। प्रत्येक डबल बॉन्ड जो होता है जो संयुग्मन में विस्तार करता है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन जो है उसके लिए +30 की वृद्धि होती है और समवलयी संयुग्मित डाइइन के लिए +39 में वृद्धि करते हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो ऑक्सोक्रोम हैं वर्णमूलक जो है वो भी विभिन्न स्थितियों पर जुड़े हुए हों तो लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि करते हैं। और कौन से वर्णमूलक के लिए किस स्थिति पर लैम्ब्डा मैक्स में कितनी वृद्धि होती है इसे जो है हम ऐसे देख सकते हैं। यदि OH समूह जो है वो अल्फा पर जुड़ा हुआ हो तो +35 की वृद्धि होती है, बीटा पर +30 की, गामा पर कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन यदि डेल्टा पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो +50 की वृद्धि होती है। इसी तरह से एसीटेट जो है यदि अल्फा पर है तो +66 की और अन्य स्थितियां बीटा, गामा और डेल्टा पर हो तो +66 की वृद्धि करते हैं। क्लोरीन के लिए अल्फा स्थिति पर +15, बीटा पर जो है +12 की वृद्धि होती है। ब्रोमीन के लिए जो है अल्फा स्थिति पर 25 और बीटा स्थिति पर 35 की वृद्धि होती है। और एस्टर यदि अल्फा पर है तो +35, बीटा पर है तो +30, गामा पर है तो 17 और डेल्टा पर है तो +31 की वृद्धि होती है। SR समूह यदि बीटा पर है तो +85 और NR2 जो समूह है वो बीटा पर स्थिति पर जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में +95 की वृद्धि होती है। इन सभी मानों का उपयोग करके हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके लिए वुडवर्ड और फिशर नियम से जो है लैम्ब्डा मैक्स का सैद्धांतिक मान जो है ज्ञात कर लेते हैं। और ये सैद्धांतिक मान जो होते हैं वो प्रायोगिक मानों के लगभग समरूप होते हैं। जैसे हम पहले उदाहरण पर बात कर रहे हैं, ये जो यौगिक है इस यौगिक पर यदि हम विचार करें तो ये 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है, 6 सदस्यीय जो है चक्रीय कीटोन है। और वुडवर्ड और फिशर नियम के अनुसार इसके लिए जो मूल मान है वो 215 Nm लेते हैं। तो 215 Nm तो इस यौगिक के लिए जो है मूल मान हो जाएगा। इसके अलावा इस यौगिक में यदि हम देखें तो अल्फा के बाद में जो है बीटा स्थिति पर जो है बीटा स्थिति पर एक वलय अवशेष है और बीटा स्थिति पर वलय अवशेष के लिए +12 का जोड़ देते हैं। और एक वलय अवशेष जो है आपका डेल्टा स्थिति पर है जिसके लिए +18 जोड़ देते हैं। इसके अलावा जो है इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बंध है जो कि अल्फा और बीटा के मध्य है। इसके लिए जो है +5 में वृद्धि करते हैं। और साथ ही इसमें एक डबल बॉन्ड है जो कि गामा और डेल्टा के मध्य है, वो संयुग्मन में विस्तार कर रहा है। और प्रत्येक संयुग्मन में विस्तार करने वाले डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड एक्सीडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हम +30 में वृद्धि करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस यौगिक के लिए जो लैम्ब्डा मैक्स होगा वो होगा 215 Nm तो मूल मान हो गया। एक वलय बीटा पर +12 की वृद्धि होगी, डेल्टा पर +18, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 और डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन जो है उसके लिए +30। तो टोटल जो है इसका मान हो जाता है 280 Nm। इस तरह से जो है हम वुडवर्ड और फिशर नियम से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंडों के लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण पर जो है हम विचार करते हैं और इसमें जो है 3 वलय हैं ABC। और इसमें यदि हम देखें तो जो B वलय में जो कार्बोनिल समूह है उसके दोनों तरफ जो है बंध संयुग्मन में है। और इस तरह का यौगिक हो जिसमें CO बंध के लिए के साथ क्रॉस संयुग्मन हो तो लैम्ब्डा मैक्स का मान का निर्धारण
उस दिशा में करते हैं जिस दिशा में अधिक संख्या में प्रतिस्थापी हो। तो हम देखते हैं कि सी वलय की ओर जाने पर अधिक प्रतिस्थापी है, तो इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम सी वलय की ओर करेंगे। और यदि हम इसको देखते हैं तो एक 6 सदस्यीय वलय संरचना है और इसके लिए जो है मूल मान 215 Nm होगा। इसमें जो हम बात करें तो जो वलय अवशेष है 3 है ए बी सी। एक जो है आपका अल्फा वलय स्थिति पर है, इसके लिए 10, एक बीटा पर है जिसके लिए 12 और एक डेल्टा पर है जिसके लिए 18 Nm की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा एक संयुग्मन बढ़ाने वाला द्विबंध है जिसके लिए 30 Nm और एक समवलयी जो है संयुग्मित डाइईन है जिसके लिए हम +39 की वृद्धि करते हैं। इस तरह से इस यौगिक का मूल मान 215, एक अल्फा वलय अवशेष, एक बीटा वलय अवशेष, एक डेल्टा वलय अवशेष जिनके लिए क्रम से 10, 12 और 18 Nm की वृद्धि करेंगे। एक डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन जो है वो है उसके लिए +30 और एक जो है 6 सदस्यीय वलय संयुग्मित डाइईन है जिसके लिए हम 39 Nm की वृद्धि करते हैं। इस तरह से इस यौगिक के लिए टोटल लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है 324 होता है। इस तरह हम जो है वुडवर्ड और फिशर नियम के द्वारा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि इनोन जो है उनके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।